हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, इससे पिछली क्लास में हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि आइसोमर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर्स और दूसरा टाइप है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पिछली क्लास में हमने स्टीरियो आइसोमर्स को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कि हमने उनके दोनों पार्ट, जिसमें आपके आते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा पार्ट था आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसको हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ेंगे। तो जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो वो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन एटम और जो भी आपके मॉलिक्यूल्स अटैच हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसका अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इस तरीके के आपके आइसोमर्स कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये भी आपके चार टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा टाइप है हाइड्रेट आइसोमर, तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और चौथा पार्ट है आपका लिंकेज आइसोमर्स। तो अब हम इनको जो है डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट को पढ़ते हैं, जो कि है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब ये डिज़ोल्व होते हैं तो अलग तरीके के आयंस, अलग अलग तरह के आयंस में ये डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस एग्ज़ाम्पल में सेम आपका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर दिया हुआ है और वैसा ही कुछ कुछ नीचे दिया है। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो सेम आएगा, एक ही जैसा है। बस इसमें क्या है कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, और जब ये डिसोसिएट होते हैं तो अलग अलग आयंस में डिसोसिएट होते हैं। जबकि आप यहाँ पर देखें ऊपर वाले केस में तो CuNH3 का ये जो जब डिसोसिएट होते हैं आयंस में, CuNH3 का होल 5 SO4 ये आपका कैटाइन में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि Br जो है आपका एनाइन यहाँ पर बन जाता है। वहीं दूसरे केस में आप देखें तो ये जो आयंस बन रहे हैं वो डिफरेंट है, जिसमें आपका आता है कैटाइन बनता है CuNH3 होल 5 Br 2 पॉजिटिव, यानी ये कैटाइन है आपका। वहीं एनाइन आपका यहाँ पर सल्फेट बन जाता है। तो आपने देखा कि एक ही जैसा जो है कंपाउंड था, बस उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग था, और जब वो डिज़ोल्व होता है तो उसके जो कैटाइन और एनाइंस हैं वो अलग अलग टाइप के देखने को मिलते हैं। इस तरीके का आइसोमर कहलाता है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है आपका लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमरिज्म की बात करें तो वो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन लिगेंड का जो लिंकिंग है, यानी लिगेंड जो अटैच होते हैं उनका अटैचमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप देखें ये दोनों ही मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सेम है, लेकिन जो लिगेंड अटैच हुए हैं उनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग है। आप देखें यहाँ पर ये जो लिगेंड लगा है NO2 वो अलग तरीके से लगा है, और इस केस में ये जो लिगेंड लगा है वो अलग तरीके से लगा है। तो आप समझ गए होंगे कि लिंकेज आइसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन लिगेंड का जो अटैचमेंट है वो अलग हो सकता है। तो इस तरीके के आइसोमर्स आपके कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर। अब हम आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की। तो ये वो आइसोमर्स होते हैं जिसमें आपके कैटाइन और एनाइन एंटिटीज़ हैं, वो लिगेंड के डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से
अलग अलग होती हैं। सरल शब्दों में अगर बात करें तो इनमें जो लिगेंड का इंटरचेंज होता है, यानी लिगेंड जो है अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। आप देखें ये जो एग्ज़ाम्पल आपको दिया है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का, इसमें जब आप देखेंगे तो लिगेंड यहाँ पर इंटरचेंज हो जा रहे हैं। आप देखेंगे ये जो Cl4 है वो Zn में जाकर यहाँ पर लग जाता है, और ये जो NH3 Zn के साथ लगा हुआ था वो Cu के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरीके के आइसोमर्स आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे स्टूडेंट्स हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, जो कि है आपका हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, लेकिन इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर और बाहर, उसका अरेंजमेंट यहाँ पर डिफरेंट होता है। आप देख सकते हैं कि ये सेम आपके तीनों टाइप के मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी का सेम है, लेकिन वाटर का जो अरेंजमेंट है इनसाइड और आउटसाइड वो अलग अलग हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर Cr के साथ यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ से क्या होता है, एक H2O जब कम हो जाता है और वो बाहर चला जाता है, उसकी जगह Cl जो बाहर था उनमें से एक Cl यहाँ पर आकर लग जाता है। यानी कि वाटर का जो अरेंजमेंट है वो जब डिफरेंट हो जाता है तो ये आपके आइसोमर्स कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, और उससे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ जो कि आपको बॉन्डिंग के बारे में बताती हैं, उन थ्योरीज़ के बारे में यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग को जो है जस्टिफाई करने के लिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं जो कि हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे लिगेंड फाइल्ड थ्योरी। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका फोर्थ थ्योरी है वो है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर हम जानेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। सो गाइस, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो ये लाइनस पॉलिंग के द्वारा 1931 में ये थ्योरी प्रेजेंट की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया है जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनका स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस थ्योरी के ज़रिए से पॉलिंग ने बताने की कोशिश की है। तो इस थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। इनके जो पोस्टुलेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल एटम है उसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होती हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स, जितनी ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स आपकी सेंट्रल एटम के पास होंगी उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंड से डोनेट किए गए हैं सेंट्रल एटम को, उतने ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स ये अपने साथ अटैच कर पाते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स है वो यहाँ पर बराबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयंस। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकालना सीख लिया है पिछली क्लासेस में। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, या फिर हम कहें कि जो जितनी ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं? एस हो सकती है, पी हो सकती है, डी और एफ ऑर्बिटल्स में से आपकी कोई भी ऑर्बिट यहाँ पर वैकेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर और फीचर्स की बात करें तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं किस तरीके से इनमें लिगेंड्स जुड़ते हैं
वैकेंट ऑर्बिटल्स पहले हाइब्रिडाइजेशन की स्टेज से गुजरती हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं आपकी वो मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिट्स बनाती हैं। और ये जो आपके लिगेंड हैं जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है, ये क्या करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल को फिल कर देते हैं ये लिगेंड, और इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है जब आपकी जितनी अच्छी जो है ओवरलैपिंग होगी उतना ही मजबूत आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है। तो जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, यानी एक दूसरे से जितने ज़्यादा जो है अच्छे से जुड़े होंगे, उतना ही अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर बनकर आता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कोबाल्ट जो है आपका सेंट्रल एटम है। इसकी अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, तो ये जो सेंट्रल मेटल है आपका यहाँ पर कोबाल्ट, इसमें अगर आप देखें तो इसकी जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको 4s 4p और 4d। ये आपकी इसमें क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। यही वैकेंट ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, जो लिगेंड्स जुड़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो इन्हीं वैकेंट स्पेसेस में लोन पेयर्स जो होते हैं लिगेंड के, वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग होने के बाद कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होते हैं और हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस केस में मिल जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इनका जो अरेंजमेंट है उसकी ज्योमेट्री अलग अलग हो सकती है, उसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर S और P हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, यानी S शेल और P शेल जब मिलती हैं तो आपकी लीनियर ज्योमेट्री वहाँ पर देखने को मिलती है। एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये सारी क्या है, अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन एक S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो जो आपकी शेप बनेगी वो बनती है ट्राइगोनल प्लैनर अरेंजमेंट में, एक दूसरे से जुड़ते हैं। sp3 यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स जब जुड़ते हैं तो बनता है टेट्राहेड्रल। इसके अलावा फोर्थ में अगर हम आए, जब आपका क्या होता है, एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स जब मिलते हैं तो स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लैनर की फॉर्म में ये एटम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। वहीं अगर बात करें dsp3 यानी कि एक d ऑर्बिट, एक s ऑर्बिट और 3 p ऑर्बिट जब आपस में जुड़ती हैं तब ये जो है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप बनाते हैं। आई होप इतनी सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन चीज़ों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अभी तक इस क्लास में आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो बाकी थ्योरीज़ हैं उनको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।